अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हम स्टडी कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। और यहाँ पे आज हमने जो सेल का इंटरनल ऑर्गेनल स्टडी करना है वो हमारे पास राइबोसोम्स हैं। अब आपको इस बात का आइडिया है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी और वो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि राइबोसोम सेल के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। सो जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के बगैर होते हैं। अब अगर मैं राइबोसोम को सबसे पहले डिफाइन करूं तो राइबोसोम्स क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होंगी। और एक चीज मैंने आपको दोबारा से बताई कि राइबोसोम्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है। अब राइबोसोम्स के ऊपर आपको कोई भी मेम्ब्रेन नहीं नजर आएगी, इसलिए ये दोनों के अंदर मिलेंगे आपको। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स, आपको ये दोनों के अंदर मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे और आपको ये यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे। So the ribosomes are present in both type of organisms, the prokaryotes as well as eukaryotes. अब आप यहाँ पे ये बात देखें कि ये मैंने एक एनिमल सेल यहाँ पे इंसर्ट किया है एंड दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब आप इस यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स देखें कहाँ पे है। अब आप ये देखो कि ये आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप इन राइबोसोम्स को देखोगे तो आपको ये राइबोसोम यूकैरियोट्स में दो लोकेशंस पे नजर आएंगी। एक राइबोसोम्स आपको नजर आएंगे फ्री फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म। आपको ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं आपके पास मेम्ब्रेन के ऊपर। आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगाए थे। इसे जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम दो जगह पे होंगे। एक ये होंगे साइटोप्लाज्म में और दूसरे ये होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जबकि प्रोकैरियोट में राइबोसोम सिर्फ किस पे होंगे? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती ही नहीं है और इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। इसलिए यूकैरियोट्स में आपको दोनों जगहों में मिलेंगे। एक तो आपने ये बात याद रख लेनी है, डिफरेंस हो गया किस चीज का, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊं और मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं कि डिफरेंस between prokaryotic and eukaryotic ribosomes। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस तो आपने ये देख लिया कि अगर हम यहाँ लिखें और वो डिफरेंस किस चीज का होगा, पहला डिफरेंस तो हो गया ऑन दी बेसिस ऑफ लोकेशन। पहला डिफरेंस इनकी लोकेशन का हो गया जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दी है। दूसरा जो डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान वो होता है ऑन दी बेसिस ऑफ साइज। साइज का डिफरेंस होता है। अच्छा, यहां पे एक और चीज आ गई। जब हम बात करेंगे साइज की, तो साइज में आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो राइबोसोम्स आपको ऐसे एक ऑर्गेनल एक सिंगल ग्रेन्यूल नजर आता है, तो राइबोसोम एक सिंगल ग्रेन्यूल नहीं होता। जब हम राइबोसोम को देखते हैं क्लोजली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो राइबोसोम आपको इस तरह दो सब यूनिट्स में नजर आएगा। ये मैंने डायग्राम इंसर्ट की है, ये मैंने एक प्रोटीन सिंथेसिस को भी साथ ही एक्सप्लेन कर दी है। ये हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आप ये देखेंगे कि राइबोसोम्स में होते हैं दो सब यूनिट्स। एक होता है लार्ज सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। अब ये जो लार्ज, इट मीन्स कि आपको जो ग्रेन्यूल नजर आता है ऐसे दूर से देखें तो आपको एक ग्रेन्यूल नजर आता है, करीब से देखें तो आपको ऐसे दो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जुड़े हुए नजर आते हैं।
तो उसमें एक साइज में बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड लार्जर सब यूनिट, और एक साइज में छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो लार्जर सब यूनिट होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूकैरियोट्स की, ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की बात करो, तो लार्जर सब यूनिट होता है 60s का, और ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये होता है 40s का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साइज की, तो साइज में आप ये बात याद रख सकते हो कि अगर मैं बात करूं यू कैरियोट्स, तो यू कैरियोट्स में जो लार्जेस्ट सब यूनिट होगा ये होगा 60s का, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा ये होगा 40s का। और अगर हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में जो लार्जेस्ट सब यूनिट होगा ये होता है 50s का, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये होता है 30s का। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन लेकिन यहां से एक चीज आपने याद रखनी है, अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम्स हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की, यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 80s, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 70s। हम कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है it is 10 times smaller than eukaryotic राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से 10 गुना छोटा है। इसका मतलब ये हुआ साइज छोटा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये 60 प्लस 40 तो 100 होना चाहिए, जबकि 100 नहीं हो रहा, जबकि ये क्या हो रहा है 80। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि 40 प्लस 30 जो है ये हमारे पास होना चाहिए कितना 80, लेकिन वो कितना हो रहा है 70। तो यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि हम इनको ऐड नहीं कर रहे, ये जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं हम इनको ऐड नहीं कर रहे। एक्चुअली ये सेडिमेंट यूनिट है। ये जो एस होता है एस इज इक्वल टू स्वेडबर्ग यूनिट, और ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कोई पार्टिकल कितनी देर में अपने सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। तो उस बेस के ऊपर जो पार्टिकल जितना बड़ा साइज होगा उसका स्वेडबर्ग यूनिट भी उतना ज्यादा होगा, और किसी पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो उसका स्वेडबर्ग यूनिट भी छोटा होगा। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो 10 का डिफरेंस है ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो राइबोसोम है वो 10 टाइम्स बिगर है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी। अच्छा, एक अगली बात आपने याद रखनी है कि इन दोनों सब यूनिट्स की ये जो हमारे पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है, इन दोनों सब यूनिट्स की जो अटैचमेंट है, इनकी जो अटैचमेंट है ये कंट्रोल होती है मैग्नीशियम आयंस के थ्रू। इनको मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसलिए आपने एक और बात याद रखनी है कि जब हमारे पास राइबोसोम्स नॉन फंक्शनल स्टेट पे होंगे, जब ये फंक्शंस नहीं करेंगे तो ये दोनों सब यूनिट्स डिटैच हो जाएंगे, और जब राइबोसोम्स फंक्शन करेंगे तो फिर से ये दोनों क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे। और इनकी अटैचमेंट कौन कंट्रोल करेगा? मैग्नीशियम कंट्रोल करेगा। और अटैच कब होंगे? जब प्रोटीन बनानी होगी। और प्रोटीन कब बनेगी? जब मैसेंजर आरएनए आएगा। ये बात समझ आ गई? जब तक मैसेंजर आरएनए नहीं आएगा ये दोनों अलग अलग मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैसेंजर आरएनए आया ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों सब यूनिट्स अटैच होंगे। जब ये दोनों सब यूनिट अटैच होंगे किसकी मदद से? मैसेंजर आरएनए की मदद से। फिर ये मैसेंजर आरएनए आएगा, नीचे स्मॉलर सब यूनिट और ऊपर लार्जर सब यूनिट, ये अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच होगा तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इन लेयर के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करना होता है? रीड करना होता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे बनती है प्रोटीन। आप में आरएनए की टाइप्स पड़ी हुई हैं।
अगर मैं यहाँ पे लिखूं आप लोगों के लिए, तो आपने आरएनए की टाइप्स पढ़ी हुई कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। क्योंकि ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये तो मौजूद ही राइबोसोम्स में होता है। क्योंकि अगर मैं राइबोसोम्स की कंपोजिशन बताऊं, अगर हम यहाँ पे राइबोसोम्स की कंपोजिशन बताऊं आप लोगों को, तो आपने याद रखना है 50% आरएनए है और 50% प्रोटीन है। तो अब आपको ये पता लग गया कि जो 50% आरएनए है, ये कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है कहाँ पे? राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है। और इसलिए जब मैसेंजर आरएनए आएगा, दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होंगे। और जब ये दोनों सब यूनिट्स अटैच होंगे, ऊपर लार्जर सब यूनिट और नीचे स्मॉलर सब यूनिट, और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए होगा, ये इनके सेंटर में आ जाएगा। फिर ये जो राइबोसोमल आरएनए होगा, ये जो मौजूद होगा राइबोसोम्स के अंदर, ये इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करेंगे। ये क्या करेगा? इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करेगा। और जो ट्रांसफर आरएनए होगा, ये फिर क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा किस चीज को? अमाइनो एसिड को। तो फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आके अमाइनो एसिड लगेंगे, और अमाइनो एसिड लगते जाएंगे, प्रोटीन बनती जाएगी। आप ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम लगाई थी, और ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है किस चीज को? पोलीसोम को या पोलीराइबोसोम्स को। एक कंसेप्ट होता है राइबोसोम्स के अंदर, आप वो कंसेप्ट बड़े ध्यान से पढ़ोगे। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पोलीसोम। ये आपको अपनी बुक के अंदर प्रॉपरली मिलेगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि पोलीसोम हम कहते हैं जब एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स के साथ, एक मैसेंजर आरएनए के साथ मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच हो गए। अब आप ये देखो, ये रेड कलर में क्या है? मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रही है? राइबोसोम्स। ये देखो, ये राइबोसोमल सब यूनिट्स है। अब आपको क्लियर हो रहा है कि एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और ये राइबोसोम्स क्या कर रही हैं? यहाँ पे देखो, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो जब कभी प्रोटीन की मिकदार ज्यादा चाहिए होती है, तो राइबोसोम्स पॉलीराइबोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, और फिर हमारे पास क्या होता है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन भी जा रही है, मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है, और ट्रांसलेशन में हमारे पास पॉलीराइबोसोम्स कन्वर्ट होते जा रहे थे। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है इस माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में भी, कि किस तरह से राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं, और किस तरह से ये आगे मल्टीपल टाइप की प्रोटीन्स बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है, राइबोसोम्स जो मेन फंक्शन करते हैं, वो एक्चुअली प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। 50% जो ड्राई सेल वेट होता है, 50% ये एक प्रोटीन होती है। तो इसलिए प्रोटीन इज मोस्ट abundant organic compound present in this cell। तो ये इस तरह से हमारे पास ये प्रोटीन मौजूद होती है, और ये क्या करती है? ये हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स के जरिए बनती है। अब राइबोसोम में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और किसी चीज़ की ना पता लगा हो उसका भी कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो उसके लिए भी कमेंट करें, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।